हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको महाराणा संग्राम सिंह उर्फ सांगा के बारे में बताया था कि ये मेवाड़ के उन पराक्रमी शासकों में से था जिसको हिंदू पद तथा सैनिकों का भग्नावशेष इन नामों से जाना जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राजस्थान के इतिहास के जो पितामह है कर्नल जेम्स टोड, उनके द्वारा ये बताया गया है कि खानवा के युद्ध में जो संग्राम सिंह थे, इनके शरीर पर लगभग 80 घाव आए थे। इसी कारण इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको खानवा के युद्ध के बारे में यह बताया था कि सांगा का साथ देने के लिए पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न शासक आए थे, जिनमें से बात करें बीकानेर के कल्याणमल, जोधपुर के राव मालदेव, उसके बाद में बात करें चंदेरी का मेदिनी रॉय, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, बिजोलिया का अशोक परमार। और इस प्रकार से राजस्थान के जो विभिन्न शासक थे वह सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में आए थे। तो संग्राम सिंह के पश्चात अगले जो मेवाड़ के शासक बने थे उनका नाम था रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह, ये वह रतन सिंह नहीं है जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। ये कौन से रतन सिंह है? महाराणा रतन सिंह। तो इन महाराणा रतन सिंह के बारे में अपन बात करें तो इनके शासनकाल में ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ जिसको अपन से एग्जाम में पूछा जाए। तो इन महाराणा रतन सिंह के समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। और महाराणा रतन सिंह के पश्चात अगले जो शासक बने थे उदयपुर के, मतलब मेवाड़ के, उनका नाम था महाराणा विक्रमादित्य। अगले शासक कौन बने? महाराणा विक्रमादित्य। मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि संग्राम सिंह के पश्चात महाराणा रतन सिंह का शासनकाल आता है, जो 1500, कहने का मतलब महाराणा जो ये रतन सिंह का शासनकाल था, इनके समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल आता है और विक्रमादित्य के अगर समय की बात करें अपन तो 1531 से 1536 ईस्वी तक। ये टाइम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इनके समय में चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा शाखा होता है, इसीलिए मैंने आपके सामने इनका टाइम लिखा है। 1531 से 1536 ईस्वी के समय मेवाड़ वाले क्षेत्र में कौन से शासक का शासन था? तो आपका आंसर आना चाहिए महाराणा विक्रमादित्य का शासन था। अब विक्रमादित्य क्या है? अल्पायु में शासक बने। अल्पायु में शासक, अल्पायु में शासक बने। इसी कारण राज्य का नियंत्रण राजमाता हाडी रानी कर्मावती या कर्णावती, हाडी रानी कर्णावती के हाथों में था। मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि ये जो महाराणा विक्रमादित्य था ये अल्पायु में शासक बनता है। तो जो राज्य का जो भी शासन या राज्य का जो भी कार्यभार था वो किसने संभाल रखा था? हाडी रानी कर्मावती या कर्णावती अपन जिसको कह सकते हैं, जो
बूंदी के बूंदी के हाड़ा राजवंश से इनका संबंध था। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, महाराणा विक्रमादित्य की। शासक बन चुके थे मेवाड़ के और शासन का कार्यभार संभाल रखा था राजमाता हाडी रानी कर्णावती के द्वारा शासन का कार्यभार संभाला गया था। तो इन हाडी रानी, ये जो हाडी रानी कर्णावती है, इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कैसे इनके समय में क्या मामला होता है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अभी तक आपको बताया कि हाडी रानी जो कर्णावती थी, इसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक पुत्र के अगर नाम की बात करें तो एक का नाम था महाराणा विक्रमादित्य और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? तो दूसरे पुत्र का नाम था उदय सिंह। मैंने आपको बताया है कि हाडी रानी कर्णावती के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम महाराणा विक्रमादित्य और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? उदय सिंह। इधर बात करें समकालीन गुजरात के शासक की। समकालीन गुजरात के जो शासक थे, उन शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह। और महाराणा विक्रमादित्य के समकालीन अगर अपन मुगल वंश के शासक की बात करें तो मुगल वंश के इस समय जो शासक थे उनका नाम था हुमायूं। समकालीन मुगल शासक और समकालीन मुगल शासक कौन थे? हुमायूं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि समकालीन गुजरात के शासक कौन? बहादुर शाह। इधर हाडी रानी कर्णावती ने मेवाड़ का मतलब कार्यभार या शासन संभाल रखा था और हाडी रानी कर्णावती के जो समकालीन मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था हुमायूं। तो होता क्या है, अब देखो आप, ये जो गुजरात का बहादुर शाह है, ये गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण किसके ऊपर करना चाहता है? हाडी रानी कर्णावती अर्थात चित्तौड़ के ऊपर ये आक्रमण करना चाहता है। तो इस बहादुर शाह के द्वारा अपनी सेना को भेज दिया गया। कहाँ? आक्रमण करने के लिए। कहाँ भेज दिया गया? हाडी रानी कर्णावती के पास में आक्रमण करने के लिए इस बहादुर शाह के द्वारा अपनी सेना को भेजा गया आक्रमण करने के लिए। कब भेजा? आक्रमण करने के लिए क्या किया गया? अपनी सेना को भेजा गया। और आक्रमण करने के लिए जो सेना भेजी थी वो कब भेजी इसने? 1534 ईस्वी को। 1533 ईस्वी को पहली बार आक्रमण करने के लिए इस बहादुर शाह के द्वारा अपनी सेना कहाँ भेजी? हाडी रानी कर्णावती अर्थात चित्तौड़ में इन्होंने अपनी सेना भेजी। किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। लेकिन हाडी रानी कर्णावती और इन बहादुर शाह के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि। मैं क्या बता रहा हूं आपको, समकालीन गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा राजमाता हाडी रानी के ऊपर आक्रमण किया जाता है, कर्णावती के ऊपर। और आक्रमण कब किया जाता है? 1533 ईस्वी में। तो इस आक्रमण के दौरान हाडी रानी कर्णावती और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। यह तो रही बात 1533 ईस्वी की। अब आगे क्या होता है? इस बहादुर शाह के द्वारा 1534 ईस्वी में एक बार फिर वापस अटैक किया जाता है। क्या किया जाता है? इस बहादुर शाह के द्वारा वापस आक्रमण किया गया। किसके ऊपर? हाडी रानी कर्णावती के ऊपर सेकंड बार आक्रमण किया। सेकंड बार आक्रमण किया था।
ये तो फर्स्ट आक्रमण था, ये सेकंड आक्रमण है। और ये आक्रमण कब किया इसने? 1534 ईस्वी को। लेकिन होता क्या है, ये आक्रमण से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इस बहादुर शाह के द्वारा 1534 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को वापस दोबारा भेजा गया। तो आक्रमण से पहले हाडी रानी जो ये कर्णावती थी, हाडी रानी जो ये कर्णावती थी यानी राजमाता कर्णावती के द्वारा विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को कहां पे भेज दिया गया? सुरक्षित स्थान देवलिया। कहां भेज दिया गया? देवलिया। और ये देवलिया कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ जिले में। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कर जैसे ही राजमाता हाडी रानी कर्णावती को यह पता चला कि ये गुजरात का शासक बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करने वाला है, तो युद्ध से पहले इस हाडी रानी कर्णावती के द्वारा अपने दोनों पुत्र महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहां पे भेज दिया गया? देवलिया। और ये देवलिया कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और इस हाडी रानी कर्णावती के द्वारा इस हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगी गई। राखी भेजकर सहायता मांगी गई। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। हाडी रानी कर्णावती के द्वारा मुगल वंश के किस शासक से राखी भेजकर सहायता मांगी गई थी? तो उनका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के द्वारा मतलब हुमायूं से राखी भेजकर सहायता किसने मांगी? हाडी रानी कर्णावती ने। लेकिन सहायता नहीं मिली। तो सहायता जब नहीं मिली तो इन दोनों के बीच में, बहादुर शाह और हाडी रानी कर्णावती के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में ये बहादुर शाह विजयी रहते हैं और हाडी रानी कर्णावती की हार हो जाती है। लेकिन दो बातें आती हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण, उन दोनों बातों को आप याद रखना। हाडी रानी कर्णावती और हाडी रानी कर्णावती के एक सेनापति थे और सेनापति का नाम क्या था? सेनापति। सेनापति और सेनापति का नाम क्या था? बाघ सिंह। बाघ सिंह। क्या नाम था सेनापति का? सेनापति का नाम था बाघ सिंह। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बहादुर शाह के द्वारा जब 1534 में आक्रमण किया गया तो राजमाता कर्णावती के द्वारा अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित देवलिया यानी प्रतापगढ़ भेज दिया गया। और हाडी रानी कर्णावती के द्वारा सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध में हाडी रानी कर्णावती को हार का सामना करना पड़ता है और यह विजयी रहता है। यह क्या रहता है? विजयी रहता है। और हाडी रानी कर्णावती की इस युद्ध में हार होती है। और इसी हाडी रानी कर्णावती के द्वारा, इस हाडी रानी कर्णावती के द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। जोहर। और इस बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है। क्या किया जाता है? केसरिया। केसरिया। और जब केसरिया और जोहर दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? शाका हो जाता है। तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं नोट लगा के, यह चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा शाखा था। क्या बताया है मैंने आपको? बहादुर शाह के द्वारा जब 1534 में हाडी रानी कर्णावती के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो हाडी रानी कर्णावती के द्वारा जोहर और ये जो बाघ सिंह थे इनके द्वारा केसरिया किया जाता है। और इस प्रकार ये चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा शाखा होता है। किसके समय में? हाडी रानी कर्णावती के समय में। और किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कर्णावती के द्वारा राखी भेजकर सहायता मांगी जाती है, लेकिन सहायता नहीं मिलने पर कर्णावती को संधि करनी पड़ती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। मैंने आज आपको विक्रमादित्य के बारे में बताया है। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं तो आगे क्या होता है। तो आप इस स्टोरी को समझने का प्रयास करना। यह चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा शाखा था जो किसके नेतृत्व में हुआ?
हाडी रानी कर्णावती के द्वारा जौहर और बाघ सिंह के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, केसरिया किया गया था। और मैंने पहले भी आपको बताया है केसरिया किसे कहते हैं और जौहर किसे कहते हैं। तो जौहर तो उसी कहते हैं जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति या अपने प्राणों को अग्नि कुंड में कूदकर दान में दे दे। कहने का मतलब जो अपनी इच्छा से अग्नि कुंड में अपने प्राणों का त्याग करे उसे तो अपन क्या बोलेंगे, जौहर। और केसरिया किसे कहते हैं, तो केसरिया जब शासकों को अपनी हार लगने लगती थी युद्ध के मैदान में तो वो केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर या धारण कर कर युद्ध करते थे, उसी को बोला जाता है केसरिया। और जब केसरिया और जौहर मिलता है तो वो क्या बन जाता है, शाका। तो आगे क्या होता है, मैंने आपको एक नाम बताया था उडना राजकुमार। और उडना राजकुमार जिसको अपन पृथ्वीराज सिसोदिया भी कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया था तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ पे भेज दिया गया था, तो उनको भेज दिया गया था देवलिया प्रतापगढ़ में। तो आगे क्या होता है, मैं पहले अपने सामने एक शासक आते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया और इसी पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या बोला जाता है, उडना राजकुमार। क्या बोला जाता है, उडना राजकुमार। उडना राजकुमार किसको बोला जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो मैंने आपको बताया भी था कि देवलिया प्रतापगढ़ में किसको भेज दिया जाता है, विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि युद्ध से पहले विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को कहां पे भेज दिया जाता है, चित्तौड़ में भेज दिया जाता है। तो विक्रमादित्य और इनके साथ में कौन थे, इनके एक भाई थे जिनका नाम था, इनके एक भाई थे और भाई का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह और ये दोनों कहां पे थे इस समय, तो इस समय ये कहां पे थे, चित्तौड़ में थे। कहां थे, चित्तौड़। मैंने आपको ये बताया है कि जो विक्रमादित्य और इनके भाई उदय सिंह थे वो कहां पे थे इस समय, चित्तौड़ में। जैसे हाडी रानी कर्णावती के द्वारा जौहर किया गया उसके बाद में ये कहां पे चले जाते हैं, चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में कौन, विक्रमादित्य और इनके भाई उदय सिंह। और यहाँ पे जो ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, इस पृथ्वीराज सिसोदिया के एक पुत्र आता है, एक पुत्र आता है और पुत्र का नाम था बनवीर। पुत्र का नाम क्या था, बनवीर। और इस बनवीर को इस विक्रमादित्य का क्या बना रखा था, संरक्षक बना रखा था। कहने का मतलब इसकी विक्रमादित्य की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो किसके पास में थी, इस बनवीर के पास में थी। और बात कहाँ की, चित्तौड़ की। तो होता क्या है, इस बनवीर के द्वारा 1536 ईस्वी में 1536 ईस्वी में इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। क्या बताया मैंने आपको, पृथ्वीराज सिसोदिया का एक पुत्र आता है बनवीर। इस बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की 1536 ईस्वी में हत्या कर दी गई। और यह बनवीर इस विक्रमादित्य की हत्या करके और हत्या करने के बाद में इस उदय सिंह का भी मामला सेट करना चाहता था, लेकिन मतलब उदय सिंह को भी मारना चाहता था। लेकिन होता क्या है, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया तथा कुंभलगढ़
ठिकानेदार, आशा देवपुरा, ये नाम भी कई बार पूछा जा चुका है। आशा देवपुरा, आशा देवपुरा के पास लेकर चली गई। तो मैंने आपको क्या बताया है, यह पृथ्वीराज सिसोदिया, इसका एक दासी पुत्र आता है बनवीर। ये संरक्षक किंग का बना हुआ था, विक्रमादित्य का। लेकिन होता क्या है, इस बनवीर के द्वारा 1536 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में ये जो बनवीर था, ये किसको मारना चाहता था, उदय सिंह को। लेकिन होता क्या है, जब ये इसको मारने के लिए जाता है तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह पर सुला दिया। और इस उदय सिंह को लेकर सुरक्षित लेकर जो कुंभलगढ़ का ठिकानेदार था आशा देवपुरा, इसके पास में ये चली जाती है। और 1537 ईस्वी में पहली बार उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ पे होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो अपने जो अगले मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है महाराणा उदय सिंह। तो आप इसको समझने का प्रयास करना, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो अपन आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।